बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे बसे एक सुंदर गांव में मिस्टर और मिसेस बटाईदार का परिवार रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम करण और बेटी का नाम कविता था। माँ, करण भैया ने मेरा केक खा लिया। कोई बात नहीं कविता, मैं आज शाम को आजाद बेकरी से तुम्हारे लिए नया केक ला दूंगी। करण अक्सर अपनी माँ से कहता था, माँ, आप और डैडी गोरे हैं, कविता भी गोरी है, तो फिर मैं क्यों काला हूँ? करण, तुम्हारा रंग कैसा भी हो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं और किसी की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि गुणों से होती है। आज तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं हैं, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। क्या तुम अलाव जलाने के लिए जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ बटोर लाओगे? मिस्टर और मिसेस बटाईदार करण के असली माता पिता नहीं थे, लेकिन करण को ये बात पता नहीं थी। करण पहाड़ी के जंगल में लकड़ियां बटोरने चला गया। बर्फ पड़ रही थी और पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। अचानक करण का पैर बर्फ से ढकी एक सुरंग पर पड़ गया। सुरंग में लुढ़कते हुए करण एक नई जगह पर पहुंच गया, जहाँ सूखे पेड़ थे और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। यह कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत गर्मी है। पानी, मुझे पानी चाहिए। करण धूप और गर्मी में पानी की तलाश में भटकता रहा। फिर उसे चक्कर आ गया और वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। जब करण को होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। एक काली बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। आंटी, आप कौन हैं? मुझे ध्यान है, मैं पानी की तलाश में बेहोश होकर गिर पड़ा था। जरूर आपने मेरी मदद की होगी। तुम्हें होश आ गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कम से कम मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए आंटी। अपना वक्त बर्बाद मत करो। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में एक खोखला पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर चढ़ते जाना, वह तुम्हें तुम्हारे गाँव पहुँचा देगा। औरत ने करण को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। करण अभी कुछ ही कदम आगे गया था कि पीछे आग की लपटें लगने लगी। करण ने देखा कि वह अभी जिस घर से बाहर आ रहा था उसी में आग लगी हुई है। अरे आग आग, सुनो, क्या कोई है? पानी लाओ, आग बुझाओ, यहाँ आग लगी है। करण अंदर से औरत के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन आग की लपटों से इतनी भयानक गर्मी पैदा हो रही थी कि करण बाहर रुक ही नहीं पाया और उसे वहां से भागना पड़ा। उस औरत के बताए रास्ते पर चलते हुए खोखले पेड़ तक पहुंच गया और उस पर चढ़कर अपने गांव पहुंच गया। करण भैया, तुम कहाँ चले गए थे? कल पूरी रात माँ तुम्हें गांव और जंगल में ढूंढती रही। वह अभी भी तुम्हें ढूंढने के लिए गई हुई है। देखो, माँ आ गई है। करण ने सोचा, माँ और कविता को सारी बातें सच सच बता देगा तो माँ और कविता डर जाएंगी और करण को फिर कभी उस जगह नहीं जाने देंगे जहाँ से वह आ रहा था। करण उस जगह पर दोबारा जाना चाहता था और बूढ़ी औरत से मिलना चाहता था। वो मैं एक दोस्त के घर चला गया था। करण, आज के बाद मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। अब मैं तुम्हें जंगल से कभी लकड़ियाँ लेने नहीं भेजूंगी। करण को पता नहीं क्यों उस बूढ़ी औरत से इतना लगाव हो रहा था कि वो खुद को उस गर्म जगह पर जाने से रोक नहीं पाया। जब भी उसकी माँ और पिताजी घर पर नहीं होते थे तो करण किसी न किसी बहाने घर से निकल जाता और खोखले पेड़ से होते हुए उस गर्मी वाले गांव में पहुंच जाता जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। मैंने तो सोचा आंटी जलकर मर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंटी, दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरे मना करने पर भी तुम नहीं माने और यहाँ चले आए। चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन इस पूरे घर में आग लगी थी, फिर भी आंटी के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं है। और इस ठंडे मौसम में भी इस गांव में इतनी गर्मी क्यों रहती है? आंटी और उसके घर में कुछ तो रहस्य जरूर है। एक दिन जब बूढ़ी औरत कुएं से पानी निकालने चली गई तो करण चुपचाप उसके घर में घुस गया। घर के अंदर कमरे में एक ताला लगा हुआ था। करण ने हथौड़ी से वो ताला तोड़ा और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर
करण हैरान रह गया। एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरे कई दर्जन थैले रखे थे। करण ने सोचा कि आंटी तो काफी अमीर लगती है। मेरे मना करने पर भी तुम नहीं माने और यहाँ चले आए। चले जाओ यहाँ से। आप कौन हैं और वो अंकल कौन है जो चारपाई पर लेटे हुए हैं? तुम जल जाओगे। हर दिन इस घर में आग लगती है। तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जब तक आप मुझे और अपने इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम बहुत जिद्दी हो। लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। कई साल पहले हमारा गांव इतना गर्म नहीं था। यहाँ हमेशा बसंत जैसा मौसम रहता था। मेरे पति इस गांव के मुखिया और गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ था। मेरे पति एक दयालु और खुश दिल इंसान थे, लेकिन मैं एक घमंडी और कंजूस औरत थी। बेटा होने की खुशी में हमारे घर पार्टी चल रही थी। भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगा। दूर हो जाओ, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। क्यों हमारे घर का माहौल खराब करते हो? बिल्कुल नहीं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? गंदे गरीब हमारे पास चले आते हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जब तक तेरा मन घमंड से मुक्त नहीं हो जाता और तू गरीबों पर दया करना नहीं सीख लेती तब तक तेरा पति बेहोश रहेगा। उस दिन के बाद से हमारे गांव का मौसम बदल गया। गांव में जैसे आग बरसने लगी। हमने अपने नन्हे बेटे को अपने नौकर के हाथों से गांव से बाहर भिजवा दिया, वरना वह इतनी विकट गर्मी में जीवित नहीं रह पाता। तब से हर रोज मैं यहाँ आग में जलती हूँ और मरती भी नहीं। अब यहाँ कोई भिखारी नहीं आता है जिससे मैं ये सारा धन दान देकर अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। आप चिंता ना करें आंटी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। करण औरत के घर रखा सारा धन उठाकर ले गया और उसने वो धन अपने गांव के गरीबों में बांट दिया। आज अपने सिर से अमीरी और धन का बोझ हल्का कर दिया। काश यही मैंने 15 साल पहले किया होता तो शायद मैं अपने पति और बेटे को नहीं खोती। गौरी रोने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और तभी तेज रोशनी हुई और सब कुछ बदल गया। गर्मी खत्म होकर सुहानी हवाएं चलने लगी। गौरी का पति जीवित हो गया। गौरी और उसका पति खुश होकर गले मिले। ये लड़का कौन है? इसकी आंखें और नाक तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। जरा अपनी गर्दन तो दिखाओ। क्या तुम्हारी गर्दन पर चंद्रमा का निशान तो नहीं? करण की गर्दन पर चंद्रमा का निशान था। तभी मिस्टर और मिसेस बटाईदार भी वहां पर पहुंच गए।